इशू किए हैं और हालांकि जैसा आपने कहा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहले दालों के जो अभी जो दाम चल रहे हैं, जो मूल्य चल रहे हैं बाजार में, मुझे लगता है कि कोई दालों में वृद्धि हुई है, कोई खास वृद्धि हुई है। तुअर में थोड़ी बहुत वृद्धि जरूर हुई है और तुअर के बारे में मैंने आपको पहले भी हमारे कन्वर्सेशन में बताया था, हमने सरकार को भी बताया कि अगली जो क्रॉप है उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न जरूर है उत्पादन में, लेकिन ऐसी कोई अभी पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं। अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखें तो लगभग सभी दालें या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास उनके प्राइस चल रहे हैं या वो नीचे हैं। जैसे कि चना की अभी सरकार ने 100 रुपया एमएसपी और बढ़ा दिया है, जो 53 रुपये 35 पैसे है, जबकि यही मंडियों में चना 44 रुपये से 46 रुपये चल रहा है। मूंग के एमएसपी जो 77 रुपये है, मूंग अभी नया मूंग बाजार में आया है, राजस्थान में बहुत बड़ी क्रॉप थी, तो 65 से 70 रुपए किलो उसके भाव चल रहे हैं। तो मूंग उड़द भी जो है उसका एमएसपी 66 रुपए है, उड़द का जो प्राइस है वो लगभग 70 रुपए चल रहा है। मसूर का अभी 5 रुपया किलो एमएसपी बढ़ा दिया है, मसूर का एमएसपी 60 रुपया है और मसूर के जो भाव है 63-64 रुपए चल रहे हैं। तो मुझे कहीं तुअर भी अगर आप देखें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुअर भी जो है 66 रुपए है। अफ्रीकन तुअर का इम्पोर्ट जारी है, वो आता रहेगा, उसके भाव लगभग 50 रुपए से लेकर 58 रुपए के बीच में क्वालिटी के हिसाब से। तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि कोई प्राइस की वृद्धि का कोई ऐसा इंडिकेशन है, ऐसा कुछ लग रहा है। और आपको एक बता रहा हूँ, ये तो अभी फेस्टिवल पीरियड है, 15 नवंबर के बाद में हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल नहीं रहेंगे और 15 दिसंबर से लगभग नॉर्मली हम देखते हैं, ये ऐतिहासिक चीज रही है कि 9 दिसंबर से जो है दालों की जो डिमांड होती है वो सबसे स्लैक पीरियड होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा कि सरकार को इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर सरकार कदम उठाती है तो मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करूंगा कि पहले तो ऐसा कोई कदम उठाए नहीं, और अगर ये उठाएंगे तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि अगर आप 30 दिन का एक सीमा रखने जा रहे हैं, इससे कोई भी इम्पोर्टर लार्ज क्वांटिटी में इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली आप जो सप्लाई जो ठीक चल रही है, आप उस सप्लाई को कुछ उसमें रुकावट आ जाएगी, और अगर उस सप्लाई में रुकावट आएगी तो दामों में यहाँ कृत्रिम जो बढ़त हो जाएगी। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसमें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। आईपीजी की तरफ से हमने सरकार को बार बार रिप्रेजेंटेशन भी दिया इस संबंध में कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जितनी सरकार कंसर्न है दामों की वृद्धि के लिए, हम में उतना ही कंसर्न है। हम भी नहीं चाहते कि एक सीमा के ऊपर दाम बढ़े, इससे व्यापारियों को भी के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। और हमने एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं कि हमने सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए हमेशा अनुरोध किया है कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनाउंस करिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी रखिए कि जो इम्पोर्ट्स है आप उसको कंप्लीटली फ्रीली अलाउ कर दीजिए। आपका जो एक कंसर्न है कि सस्ता जो इम्पोर्ट होगा हमारे किसानों को उसके नुकसान होगा, तो हम चाहते हैं कि आप इतनी ड्यूटी बढ़ाइए उस पर कि जो उसका लैंडिंग कॉस्ट है, उसका जो लैंडिंग प्राइस है, वो जो लैंडिंग मूल्य है वो एमएसपी के ऊपर हो, ताकि अगर उससे किसानों का एक हित को देखा जा सकता है। अगर प्राइस कुछ एक सीमा के ऊपर बढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट ट्रिगर करेगा, इंपोर्ट आ जाएगा, और इससे और सरकार को भी इसमें टैक्स के रूप में काफी राशि मिलेगी, जो वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रेडर्स के लिए भी फायदा है कि हमारे पास जब एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो हम भी जानते हैं कि हमको कब ये इसमें बिजनेस में कॉल लेना चाहिए, क्योंकि एक अचानक एक जो पॉलिसी सरकार अनाउंस करती है उसमें व्यापारी को बहुत नुकसान होता है, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है। उसमें जो फोर्स मेजर क्लॉज होता है उसमें कहीं ये नहीं लिखा रहता कि अगर सरकार ने आपको पॉलिसी बंद कर दिया तो आप लायबल नहीं है, आपको उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ 30 दिन की जो पॉलिसी, ऐसा कुछ जो बातचीत कही गई है वैसा बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। हम सरकार से इसके लिए वार्तालाप करने के लिए भी तैयार है, हम सरकार को हमारा सुझाव देना चाहते हैं, और जो पॉलिसी है इसको कंटिन्यू रखें। अभी ऐसा दालों के भाव ऐसे में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे कोई सरकार के लिए कंसर्न हो।
पॉइंट टेकन, यानी कि ऐसी कोई अभी रीजनिंग नहीं है कि सरकार को यहाँ पर स्टेप उठाना पड़े। और जैसे विमल जी ने कहा अभी कि जो डिमांड है 15 नवंबर तक रहेगी और उसके बाद तो ऑफकोर्स सर्दियों का सीजन शुरू हो जाता है, तो फ्रेश वेजिटेबल्स बाजार में आ जाती हैं, दालों की जो रिक्वायरमेंट है वैसे ही कम हो जाती है। और जो मेन बात उन्होंने कही कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पर बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर ट्रेडर्स को और सभी स्टेक होल्डर्स को पता हो कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। विमल कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीजों के बारे में दर्शकों को अवगत भी कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब दिवाली का समय है और क्लियरली यहाँ पर काफी सारी कमोडिटीज की डिमांड रहती है। दालों के बारे में तो हमने बात करी ही, साथ ही चीनी, ड्राई फ्रूट्स, खाने के तेल, इन सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला, नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के एमडी प्रकाश नायक नावरे और आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता भी हमारे साथ है। हम सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को दिवाली, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। अनुज, आपसे शुरुआत करेंगे और क्योंकि हम दालों के बारे में भी बात कर रहे थे, जहां पर भाव तो ठीक ठाक रहे हैं लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से हमने देखा है कि उठापटक रही है। कैसे देखते हैं आप ये लेटेस्ट स्टेटमेंट? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एग्रीकल्चर कमोडिटी का जहां तक सवाल है, ये पूरा साल काफ़ी वॉलेटाइल रहा। चाहे हम कॉटन के प्राइसेस को देखें, चाहे हम एडिबल ऑयल के प्राइसेस को देखें, तो साल के स्टार्टिंग में जहां हम स्काई रॉकेट प्राइस देख रहे थे, अब हम देखें तो वो एडिबल ऑयल के प्राइस सब नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच था प्रॉपर, वो इस साल में पूरा देखने को मिला। हमने देखा इंडोनेशिया की तरफ से एक्सपोर्ट रोका गया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस, एडिबल ऑयल के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए, अब प्राइस नीचे कंटिन्यूस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल्स में देखें या पल्सेस में देखें तो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या सरकारों की तरफ से हो, जो भी नीतियां बनी उसके वजह से काफी वॉलेटाइल देखने को मिला। हालांकि भारत के अंदर बीच में हमने ये भी देखा कि गेहूं की फसल थोड़ी खराब देखने को मिली, थोड़ी कम हुई गेहूं की फसल। अगर हम यहाँ पर बात करें, चावल की फसल की बात करें या धान की फसल की बात करें, वहाँ भी थोड़े से नंबर्स हमने यहाँ पर कुछ कम आते हुए देखे। वहीं अगर हम देखें तो अब कॉटन के प्राइस बढ़ते हुए, कॉटन की जो क्रॉप है वो बढ़ी है यहाँ पर, दालों की जो एकरेज है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। एडिबल ऑयल का अगर बात करें तो सोयाबीन की जो इस बार एरिया है वो भी बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी मिसमैच हमने इस साल में आते हुए देखा और उसकी वजह से हमने प्राइसेस में भी काफी अच्छा वॉलेटिलिटी आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस फ्लक्चुएशन है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी में हमने काफी देखा और उसकी वजह से डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर देखें या एक रिटेल फ्रंट पर देखें तो प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स थे वो काफी इफेक्टेड हुए। और उसी को नजर में रखते हुए हमने देखा कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बनती हुई दिखाई दी। अब हम देखें तो पल्सेस के ऊपर अगेन सरकार की नीति बन रही है, तो जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा जी। तो रिटेलर से लेकर सरकार तक काफी वॉलेटिलिटी हम प्राइस में आते हुए देखेंगे। एब्सोल्युटली, ये साल अगर हम मुड़कर देखें तो फुल ऑफ अनसर्टनिटीज, अपॉर्चुनिटीज भी, चैलेंजेस ज्यादा लेकिन इस तरह का रहा है। लेकिन खाने के तेलों की क्योंकि बात की गई तो उसी पर एक यहाँ पर राय भी ले लेते हैं। इस साल काफी उठापटक वाला रहा। अजय जी, एक तो आपको शुभकामनाएं सबसे पहले एससीए का प्रेसिडेंट भार संभालने के लिए यहाँ पर, दूसरा स्वागत है शो में और वो भी इतने अपॉर्चुन टाइम पर। आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल खाने के तेलों की अवेलेबिलिटी भारतीय बाजारों में इस क्वार्टर के लिए, जबकि डिमांड यहां पर काफी खासी रह सकती है? मनीषा जी, जहां तक की अवेलेबिलिटी का सवाल है तो अवेलेबिलिटी हिंदुस्तान में जो हमारा स्टॉक है बहुत कंफर्टेबल लेवल पर है जी। और फॉरेन में भी जो हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहां भी स्टॉक काफी ज्यादा था, जो थोड़ा सा रीजनेबल हो गया, लेकिन अभी भी उनके पास सफिशिएंट स्टॉक है। तो सप्लाई लाइन पूरी तरह फुल है, पाइपलाइन में भी काफी माल है। तो मैं समझता हूँ सप्लाई को लेके किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाले टाइम में नहीं है। किस तरह का इंपोर्ट एज ऑफ हुआ है और अवेलेबिलिटी क्या है, और जिस तरह का प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हम यहां पर देख चुके हैं, आपको लगता है कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल हम हैं? मनीषा जी, कंसोलिडेशन तो हुआ है, लेकिन इधर पिछले 10 दिन से जो एक्सचेंज रेट में डॉलर में जो स्ट्रेंथनिंग हुई है और थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज वगैरह जो रेज हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा स्पार्क है। तेल के प्राइसेस मैं समझता हूँ 5 रुपए के आसपास से बढ़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो फेस्टिवल डिमांड भी एक वजह है उसकी। और आने वाले 15-20 दिन में पोस्ट दिवाली जब हमारा सोयाबीन का हार्वेस्ट फुल पर आ जाएगा तो प्राइसेस फिर से करेक्ट होंगे। तो प्राइसेस इज नॉट ए इशू, लेकिन ये जरूर है कि हम एससीए की तरफ से ये भी एडवोकेट करते हैं कि प्राइसेस को बहुत नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें फार्मर इंटरेस्ट भी मेंटेन करना है, उसका भी बैलेंस बनाना है जी। अजय जी, ग्राउंड तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप देखिए तो 1 किलो
मतलब 1 रुपए किलो का फार्मर को बेनिफिट देने के लिए तेल को 5 रुपए से ऊपर बढ़ना पड़ता है, 5 रुपए किलो से ऊपर। तो अगर हमें किसान को प्राइसेस देने हैं तो हमको प्राइसेस को बहुत नीचे ले जाने की चीजें नहीं है। बट ये जरूर है कि मुझे लगता है कि शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन पर्टिकुलर एंड वेदर, दो जो बहुत अनसर्टेन चीजें रही हैं, तो उसके लिए अगर हम कुछ बफर स्टॉक बनाएं या हम इस लेवल पर जहां प्राइसेस अब काफी मॉडरेट हो गए हैं तो स्टॉक लेके चलना चाहिए। थैंक यू। अजय जी, दो चीजें यहाँ पर और आपसे जानना चाहेंगे। एक तो जो ग्राउंडनट की फसल है जिसका एससीए ने ही यहाँ पर जमीनी दौरा किया है, जो शायद थोड़ी सी चिंताजनक है, एक तो आप उसे कैसे देखते हैं, और दूसरा जो ये पाम की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात फिर से की जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट देखेंगे आप? देखिए, ग्राउंडनट तो थोड़ा सा कम हुआ है, रकबा भी कम हुआ है उसके, और लेकिन जो हमारा एक एवरेज था पिछले 5 सालों का, उतना ही फसल है, फसल उससे कम नहीं है, बढ़ी नहीं है, लेकिन कहीं कोई कमी नहीं है एज फार एज ग्राउंडनट इज कंसर्न। और बाकी जितना सोयाबीन है वो ज्यादा ही है। मस्टर्ड को हम देख रहे हैं कि हम काफी ज्यादा, शायद हो सकता है 10 से 20% बढ़ने की उम्मीद है। तो जहां तक तिलहन पर गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, गवर्नमेंट काफी रिसेप्टिव है, और जो गवर्नमेंट का जो ऑयल मिशन गवर्नमेंट चालू कर रही है, उससे हमें लगता है आने वाले 5 सालों में हम काफी कुछ अपना ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। ओके। और मेरा दूसरा सवाल आपसे पाम इंपोर्ट ड्यूटी पर था, जिसकी ऑफ कोर्स सरकार, इंडस्ट्री ने भी उसकी मांग तो करी ही है। जो मार्च तक हमने एक एक्सटेंड होता हुआ देखा था ड्यूटीज, उसके ऊपर भी शायद कुछ बातचीत की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं ये ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ? देखिए, ड्यूटी कायदे से तो इस टाइम जो प्राइसेस हैं उसमें गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसका आधा इफेक्ट जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ले लेते हैं, पूरा इफेक्ट कंज्यूमर पर नहीं जाता है जी। बट चूंकि प्राइसेस थोड़ा सा जर्कअप हुए हैं तो मे बी गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट का आउटलुक है कि वो कब लेती है डिसीजन, लेकिन अगर वो ड्यूटी बढ़ाती है तो उसका सीधे बेनिफिट फार्मर को जाएगा और वो हमारी मस्टर्ड क्रॉप पर रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलराइट। और आप अगर जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि पिछले अगर आप 20 साल में देखें तो 20 साल में जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा है 3 गुना, और हमारा जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं काफी ज्यादा। तो उसको देखते हुए अगर हम ड्यूटी को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे तो फार्मर इंसेंटिवाइज होगा और हमको काफी बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 5 साल में हम अपनी क्रॉप को एटलीस्ट डबल करने की कोशिश करें। ऑलराइट। तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर गोल्डन वर्ड्स हैं, सेल्फ रिलायंस की बात यहाँ पर लगातार सरकार करती भी रही है, लेकिन ड्यूटी में बहुत फेरबदल होता हुआ नजर आया है। और जैसे कहा गया कि किसानों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि भावों में तो अच्छी खासी गिरावट हमने ऑलरेडी आते हुए देखी ही है। तो जहां तक खाने के तेलों की बात है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी दोनों यहाँ पर काफी बेहतरीन नजर आती है। अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम पूरे सेक्टर पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो थोड़ी सी मिठास घोलेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में। प्रकाश नायक नवरे हमारे साथ हैं, बात करेंगे चीनी की। आपका स्वागत है। और नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के एमडी प्रकाश नायक नवरे हमारे साथ हैं। प्रकाश जी नमस्कार। ये साल काफी बेहतरीन रहा शुगर के लिए। हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, हमने रिकॉर्ड उत्पादन भी इस साल यहाँ पर होता हुआ देखा है। जहां तक फेस्टिवल्स की बात है, कैसे देखते हैं आप डिमांड और कैसे देखते हैं प्राइसेस? सबसे पहले मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप देख रही हो, मैं स्माइल कर रहा हूँ जी। ये स्माइल हमारे चेहरे पे, शुगर इंडस्ट्री के चेहरे पे स्माइल बहुत सालों के बाद दिख रही है और टिकी हुई है। जी। यू आर वेरी राइट, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड वी हैव बीन द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल अलोंग। और ये स्माइल तीनों जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनके चेहरे पे दिख रही है। हमारा केन ग्रोवर इज हैप्पी बिकॉज ही इज गेटिंग द केन प्राइस इन टाइम एंड गुड प्राइस। इंडस्ट्री इज हैप्पी बिकॉज द लिक्विडिटी बढ़ गई है अच्छी तरह से। एंड सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर जो हमेशा रोता रहता है कि दिवाली के आसपास चीनी के दाम बढ़ते हैं, इस साल मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दिवाली बहुत मीठी रहने वाली है, क्योंकि चीनी के रिटेल प्राइस करीबन 40, 41, 42 के इर्द गिर्द रुके हैं। और ये बावजूद कि प्रोडक्शन रिकॉर्ड ब्रेक पे जाने के बावजूद चीनी के रिटेल प्राइस एक लेवल पे बने हुए हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों से बनी है। पूरी दिवाली इसी प्राइस में रहेगी और आगे चलते यही प्राइस रहेंगे। तो ये वजह 2 वजह से हुई है। एक तो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हो गया है, उतनी इन्वेंट्री कम हो गई है, और दूसरी बात ये इथेनॉल में जो 3.5 मिलियन टन हैज बीन सब्ज्यूम्ड इन इथेनॉल, इसकी भी काफी उसका हक बना है। एब्सोल्युटली। प्रकाश जी, आप कहेंगे कि आपकी मुस्कुराहट थोड़ी सी यहाँ पर और बढ़ जाती है अगर एक्सपोर्ट कोटा आ चुका होता और एथेनॉल के नए प्राइसेस भी आ गए होते दिवाली से पहले? टुमारो इज द लास्ट डे वी आर वेटिंग। एक्चुअली ये वीक में आना ही आना है,
बिकॉज वी आर क्वाइट लेट। हमने अपॉर्चुनिटी, एक जो हमें मौका था अच्छा स्कीम जल्दी अनाउंस करके इंटरनेशनल मार्केट में घुसने का, वो हमने गवा दिया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज कल 2 दिन में तो ये पॉलिसी आनी है, हम उसकी राह देख रहे हैं। एक्सपोर्ट को लेकर एज ऑफ नाउ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या क्यूज हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्राजील में इस बार मौसम की वजह से शायद चीनी कम रही। भारत, आपको क्या लगता है आने वाले संवत में, आने वाले साल में, आने वाले सीजन में फॉर दैट मैटर, कितना बड़ा यहाँ पर एक योगदान फिर से देता हुआ दिखेगा? देखो, इंटरनेशनल मार्केट की जहां बात होती है, यू आर राइट, इंटरनेशनल मार्केट इज कीनली वाचिंग व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। और इंडिया में अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, ये रिट्रीट रेन, बारिश हट नहीं रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्यों 80% चीनी प्रोडक्शन करते हैं, जहां रिट्रीट रेन अभी भी हटी नहीं है। तो इसका मतलब ये सीजन देरी से शुरू हो जा रहा है। तो इसका इमीडिएट इंटरनेशनल मार्केट पे मुझे असर दिख रहा है। और टुडेज प्राइस इज 18.57 सेंट्स पर पाउंड। मेरे को लगता है ये 19 के ऊपर जाएगी, 19 सेंट्स पर पाउंड रहेगी थ्रू आउट द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और रॉ शुगर की बात, और व्हाइट शुगर की मेरे ख्याल से रेंज में रहेगी 500 to 540 डॉलर्स पर टन FOB। जहां तक घरेलू बाजार की चीनी के दाम है, मेरे ख्याल से आज के तारीख में जो एस ग्रेड होती है, स्मॉल ग्रेड, उसकी 33 to 34 रुपीज kg एक्स मिल विदाउट GST। और एम ग्रेड जो नॉर्थ इंडिया में बेची जाती है वो 35 to 36 इसी लेवल पे बनी रहेगी। और अगर ये डिले होता है और भी सीजन, तो मेरे ख्याल से इसमें बढ़ोतरी स्लाइटली हो सकती है, कम नहीं होगी। ऑल राइट, यानी कि आप आगे जाके भी मुस्कुराते रहें प्रकाश जी, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। और इंडस्ट्री यहाँ पर और भी मिठास यहाँ पर घोलती हुई नजर आए। क्लियरली सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा थम्स अप हमने देखा है चीनी के सेक्टर को आते हुए। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। अनुज, एक फाइनल सवाल आपसे, कैसे देखते हैं एग्री स्पेस यहाँ से आगे जाते हुए? ऑफकोर्स जैसे आपने एक ब्यौरा दिया कि पिछला साल यहाँ पर कैसा रहा, आने वाले साल में ऑफकोर्स अनसर्टनिटीज उतनी ही है यहाँ पर। और जैसे रुपए के बारे में बात करी, जिस तरह से वहाँ पर डेप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आया है, जो एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज हैं या इंपोर्टिंग कमोडिटीज हैं फॉर दैट मैटर, चाहे वो कॉटन है या गुआर है, खाने के तेल हैं, दालें हैं, चीनी के लिए भी यहाँ पर रुपए को यहाँ पर वॉच करना होगा। कैसे देखते हैं आप ये सारे फंडामेंटल्स? देखिए, हमें लगता है कि रुपी जिस तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली प्राइसेस को एप्रिशिएशन मिलना चाहिए यहाँ पर। अगर हम देखें तो पल्सेस काफ़ी समय से लोअर लेवल पे ट्रेड कर रही हैं। अगर हम एडिबल ऑयल्स को देखें तो वो भी अब थोड़े से करेक्टिंग फेस में है, जहाँ पर ट्रेडर वेट कर रहे हैं कि प्राइस में कुछ एप्रिशिएशन देखने को मिले। और फेस्टिवल सीजन है और आगे शादियों का भी सीजन है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में आपको एक अच्छा खासा एप्रिशिएशन एग्री कमोडिटी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी एक काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे। और डेफिनेटली अगर प्राइस बढ़ेंगे तो रिटेलर के अंदर भी एक जोश मिलेगा और प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीनों में आपको एग्रीकल्चर कमोडिटी में प्राइस एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। अनुज, एक फाइनल सवाल, एक फेवरेट कमोडिटी आपकी एग्रीकल्चर स्पेस में क्या होगी आगे जाते हुए? देखिए, हालांकि एडिबल ऑयल तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ग्वार मुझे लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी। तो ग्वार में खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि करना चाहिए। 4500 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि 4800 से लेकर 4900 तक के लेवल आपको ग्वार में आने वाले 2 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगर आप कारोबारी हैं तो उस कमोडिटी पर आपका ध्यान डेफिनेटली होना चाहिए। अनुज, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।